तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करना है और ये जो चैप्टर है ये मैट्रिक्स के बारे में है। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक्स से मुतालिक के क्वेश्चन होंगे, हमने उनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन होंगे, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर है और कौन से रेक्टेंगुलर। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएंगे। यानी जब किसी मैट्रिक्स में कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। और जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होते हैं उन मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहला मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 2 3 0 5। तो देखिए, इस मैट्रिक्स में हम सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें आप लोग देख लें नंबर ऑफ रोज को, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम रोज कहते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोग देख ले, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं। ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है ये हमारे पास कॉलम कहलाते हैं, तो 2 कॉलम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएंगे वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सेकंड मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है 0 3 -1 और 1 5 2। तो इस मैट्रिक्स में भी हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रोज को मैं सिंपली आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है ये हमारे पास रोज कहलाते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हुए और नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं सिंपली सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, ये वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ये हमारे कॉलम कहलाते हैं, तो इसमें 3 है। तो नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और जिस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं हो जाएंगे वो मैट्रिक्स हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो तीसरा मैट्रिक्स सी हमारे पास गिवन है 1 0 0 0 2 0 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स को भी सॉल्व करते हुए हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जिस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएंगे वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चौथी मैट्रिक्स बी अगेन हमें दिया गया है, ये हमारे पास है -5। तो इस मैट्रिक्स का भी हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, एक ही है और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और जिस मैट्रिक्स का भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएगा वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पांचवी मैट्रिक्स ई हमारे पास गिवन है -3 और 4। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो ये हमारे पास एक ही है। और यही से नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास यहाँ से आते हैं 2। तो यहाँ से हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और जिस मैट्रिक्स का भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होते हैं
वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। तो मैट्रिक्स ई हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स 6 या मैट्रिक्स ई हमारे पास अगेन गिवन है -1 और 7। तो मैट्रिक्स ई हमारे पास है -1 7। तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1, और यही से नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और जिस मैट्रिक्स का भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं हो जाएगा वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैट्रिक्स ई हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इधर दिए गए मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी हम जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको बाय के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को यह आइडेंटिफाई करता है। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 -1 एंड 3 4 2। तो सबसे पहले हम यहाँ से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फिर इसका ऑर्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज हमारे पास बन जाएगा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो रोज हमारे पास 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1 2 एंड 3, यानी वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो जिस तरह हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब रो बाय कॉलम, तो रो हमारे पास 2 है और कॉलम हमारे पास 3 है, यानी 2/3। इसको हम बाई एज ए बाई प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, 2/3, ये हमारा आंसर है। दूसरा मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है -4। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज यहाँ से हमारे पास कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से कितने हमारे पास 1 ही है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, और 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1। तो ये 1/1 इसका क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। तीसरी मैट्रिक्स सी हमारे पास गिवन है 2 3 -1 और 1 2 5। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है, और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज 2 है बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो ये हमारे पास बन गया 2/3, ये हमारा ऑर्डर बन गया। चौथी मैट्रिक्स एफ हमारे पास गिवन है 2 1 3 2 4 -1। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे, नंबर ऑफ रोज मतलब द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ रोज यहाँ से हमारे पास 3 आते हैं, और ये से नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है 1 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम फाइंड करेंगे, तो ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो 3/2 हमारा ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स बन गया। पांचवी मैट्रिक्स ई हमारे पास है 3 2। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ रोज फाइंड करेंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज हमारे पास आते हैं 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बन जाते हैं 1 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है, और इसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो ये 1/2 हमारा ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स या आंसर बन गया। छठी मैट्रिक्स डी हमारे पास है 1 2 3 6 5 9 और 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स से जब हम नंबर ऑफ रोज फाइंड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने आते हैं, 1 2 एंड 3, यानी इस तरह के अरेंजमेंट या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रोज कहलाते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज 3।
और इस मैट्रिक्स से जब हम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करते हैं तो 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 ही आते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हमारा होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो 3/3 हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है इफ मैट्रिक्स ए इज 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6 देन गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पूछा गया है उस एलिमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो एलिमेंट्स का मतलब ये कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स जो भी होंगे वो हमारा एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है A1 2। तो देखिए हमने A1 2 वाला एलिमेंट फाइंड या आइडेंटिफाई करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत मैं इस चीज़ को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन इस तरह करते चलूँ कि देखो A1 2 का मतलब क्या है। ए मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद कोई भी एलिमेंट। अब इसमें ये जो सबस्क्रिप्ट है इसमें ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 2 है या सेकंड एलिमेंट ये कॉलम की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। ये पहला एलिमेंट रोज की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है और सेकंड एलिमेंट कॉलम की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो A1 2 का मतलब क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो पहले रो और सेकंड कॉलम पे मौजूद हो। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जो पहले रो और दूसरे कॉलम में मौजूद हो। तो हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि पहला रो कौन सा है। पहला रो 3 2 -4 है। 3 2 -4 हमारा क्या है, पहला रो है। और सेकंड कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है, यानी पहला रो और सेकंड कॉलम। तो ये एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिफाई हो रहा है। तो A1 2 का मतलब क्या है, एलिमेंट 2, यानी A1 2 इज एलिमेंट 2। तो ये हमारा आंसर बन गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है A23 का मतलब क्या होगा, देखिए। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो A23 का मतलब पहला एलिमेंट, आप लोग हमेशा ये याद रखें कि ये पोजीशन ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड एलिमेंट यानी जो सबस्क्रिप्ट में मौजूद है वो पोजीशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A23 का मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर जो सेकंड रो और तीसरे कॉलम में मौजूद है। तो हम देखेंगे दूसरे रो को, दूसरा रो क्या है, -2 5 0 और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो ये बन गया और तीसरा कॉलम ये। तो इस मैट्रिक्स में हम इस एलिमेंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये A23 का मतलब क्या हुआ, विच इज इक्वल टू 0। तो A23 एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे पास 0 है। ये 2 का मतलब पोजीशन ऑफ रो और 3 का मतलब पोजीशन ऑफ कॉलम। तो अब तीसरा सवाल हमारे पास है A32। अब A32 का मतलब क्या है, A32 का मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर जो तीसरे रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो तीसरा रो हमारे पास क्या है, 2 1 5। तो तीसरा रो ये है। अब दूसरी कॉलम की बात कर रहे हैं तो दूसरी कॉलम ये है, तो मतलब ये 1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये A32 का मतलब क्या हुआ, A32 का मतलब हमारा एक ऐसा एलिमेंट जो 1 है। ये हमारा आंसर बन गया। अब एक चौथा सवाल हमसे कहता है A43 का मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर जो चौथी रो पे मौजूद है और तीसरे कॉलम पर, यानी चौथी रो ये है और तीसरा कॉलम ये है। तो ये 6 बन गया, यानी A43 इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हमसे कह रहा है कि A13। तो A13 का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो पहले रो और तीसरे कॉलम पे मौजूद हो। पहले रो और तीसरे कॉलम पे, पहले रो और तीसरे कॉलम पे जो एलिमेंट मौजूद है वो है -4। तो ये हमारा आंसर बन गया।
क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इधर दिए गए इन मैट्रिसेस में कौन सा मैट्रिसेस बराबर है। तो देखिए किसी भी दो मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए हमें दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। पहला कंडीशन तो ये कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी ये कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है, यानी सपोज मैट्रिक्स ए का एलिमेंट जो 2 यहाँ पर है ये पहले रो और पहले कॉलम पे मौजूद है, दूसरे एलिमेंट का दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट भी सेम टू सेम इसी पोजीशन पे होना चाहिए। यानी ये पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं वो भी सेम और इक्वल होने चाहिए। तो देखिए अब हमारे पास 4 मैट्रिक्स है और चारों मैट्रिक्स के ऑर्डर तो सेम है। अब हमने सिंपली ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स बराबर हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 5 1 3, मैट्रिक्स बी है 2 5 4 3, मैट्रिक्स सी है 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1, और मैट्रिक्स डी है 2 4 + 1 1 3। तो देखिए हम पहले मैट्रिक्स ए को कंसीडर कर लेते हैं और इन तीनों मैट्रिक्स को देखते हैं कौन से मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो मैट्रिक्स ए है 2 5 1 3। तो मैट्रिक्स बी आप लोग देख लें, ये तो इसके बराबर नहीं आता है 2 5, हाँ सेम है, लेकिन इधर 1 है और मैट्रिक्स बी में 4 है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए और बी बराबर नहीं है। अब मैट्रिक्स ए को ही हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। अब मैट्रिक्स सी देखेंगे, 1 + 1 2 बराबर आता है 3 + 2 5, ये भी सेम है। 4 ये सेम नहीं है, 2 + 1 3 सेम है। तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स सी के भी बराबर नहीं है। ठीक है, अब मैट्रिक्स बी को देते हैं 2, मैट्रिक्स ए में है, इधर भी 2 है सेम है, 5 इधर है, 4 + 1 5 ये भी सेम आता है, 1 इधर है, इधर भी 1 है, इधर 3 इधर भी 3। तो यहाँ से हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स डी। अब हम लोग मैट्रिक्स बी को कंसीडर करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स बी में 2 5 4 3 है, अब मैट्रिक्स ए में 2 5 1 3 है, यानी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो ये बराबर नहीं है। अब सी को देखते हैं, यहाँ पर 2 है और सी पर भी यहाँ पर 2 है। यहाँ भी मैट्रिक्स बी में 5 है, यहाँ पर भी 3 + 2 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2 + 1 3 बन जाता है, और मैट्रिक्स बी में भी 3 है। तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। अब डी को भी देखते हैं, 2 2 सेम है, 4 + 1 5 और इधर भी 5 सेम है, 4 और यहाँ पर 1। तो मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू डी। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डी और मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू सी, ये हमारे आंसर बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 - 3 u 0 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू v - 3 5 w। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u v एंड w आर मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है। अब हमसे पूछ रहा है कि अब हमने u v और w की कौन सी वैल्यू इन मैट्रिक्स में पुट करना है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी बराबर आ जाए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए हम लोग लिखते हैं। मैट्रिक्स ए है 2 - 3 u 0, ठीक है, ये u है 4 नहीं है। और मैट्रिक्स बी हमारे पास है v - 3 5 w। तो अब हमसे कह रहा है कि u v और w की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो जिसके लिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर हो जाए। देखिए कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त बराबर हो सकते हैं जब वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो इस केस में सेम ही है। दूसरी कंडीशन ये है कि सेम एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन। तो दोनों मैट्रिक्स जो है उनके जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस वाले एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग पोजीशंस वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, देखिए ये मैट्रिक्स ए में ये जो 2 है ये पहले रो और पहले कॉलम पे मौजूद है, तो इसका बराबर होने के लिए मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम में मौजूद होता है वो भी मैट्रिक्स ए के उसी एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अब देखिए ये हमारे पास है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे मौजूद है मैट्रिक्स ए का एलिमेंट। अब इसके बराबर होने के लिए मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में मौजूद है उसको भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस वाले एलिमेंट का वही मतलब है, यानी पहले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम पर लाई करता है मौजूद होता है
दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट भी उसी कॉलम और उसी रो पर मौजूद होना चाहिए। तो हमसे कह रहा है कि ए और बी बराबर होने चाहिए, ए और बी। तो ये हमारे पास बन जाएगा, मैट्रिक्स ए है 2-3 और मैं यू 0 इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी है वी -3 5 डब्लू। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी करस्पॉन्डिंग पोजिशंस वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जब यहाँ से हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो 2 विल बिकम इक्वल टू यहाँ के किसके बराबर आ जाएगा, v के, और -3 ऑलरेडी -3 के बराबर है, और u हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 के, 0 बराबर हो जाएगा w के। तो v इज इक्वल टू 2, u इज 5 एंड w इज 0। तो इन वैल्यूज के लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ एक मैट्रिक्स है x+3 z+4 2y -7 -6 a -1 0 b -3 -21 और 0 है, और दूसरा मैट्रिक्स है 0 6 3y -2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, यानी इन दोनों के बीच में इक्वलिटी साइन है, तो ये बराबर हैं। अब हमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी, यानी इसमें मौजूद ये जो ए बी सी और एक्स वाई जेड है, इनके वैल्यूज हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वलिटी फॉर्म में हम दोबारा से लिखते हैं। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है x+3 z+4 2y -7 -6 a -1 0 b -3 -21 0 इक्वल्स टू, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 0 6 3y -2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। तो अब हमने यहाँ से ए बी सी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो देखिए हम लोगों ने इधर इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बात बताई कि जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये जो x+3 है इस मैट्रिक्स का, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि x+3 = 0 बन जाएगा। और जिस तरह यहाँ पर हमारे पास है a -1, यानी ये जो पोजीशन है इस एलिमेंट की, ये क्या है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम की। तो ये बराबर होगा -3 के, यहाँ पर ये जो 0 है तीसरे रो और तीसरे कॉलम में मौजूद, ये दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे रो और तीसरे कॉलम में मौजूद एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ से हम जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x+3 = ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और z+4 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। 2y -7 किसके बराबर हो जाएगा, 3y -2 के। और -6 के बराबर है, a -1 बराबर होगा -3 के, और 0 बराबर होगा 0 विल बिकम इक्वल टू 2c + 2 के, और b -3 बराबर होगा 2b + 4 के, -21 बराबर होगा -21 के, बराबर है 0 बराबर है 0 के। तो अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 6 इक्वेशंस बन गए हैं। तो x+3 = 0। तो देखिए जब इस तरह के इक्वेशन बनते हैं तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं। इसमें x+3 है तो हमें ज़रूरत है वैल्यू ऑफ x की। तो जब x को अपनी जगह पर छोड़कर हम +3 को इक्वेशन के इस तरफ लेंगे तो ये -3 बन जाएगा। तो x = -3, एक आंसर तो हमारा
ये बन गया। अब z प्लस 4 इक्वल टू सिक्स को हम सॉल्व करेंगे तो ज़रूरत है हमें वैल्यू ऑफ z की। तो इस तरफ सिक्स से इस प्लस 4 को इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये -4 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास z इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू +2, तो z इक्वल टू 2 दूसरा आंसर ये हमारा बन गया। अब हम सॉल्व करेंगे 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो देखिए y वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे और सिर्फ कांस्टेंट वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 2y और ये प्लस 3y क्या होगा, इस तरफ आएगा तो ये -3y बन जाएगा इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास -2 है, ये -7 इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा +7। तो यहाँ से हमारे पास 2y माइनस 3y माइनस y इक्वल टू -2 + 7 +5 बन जाएगा। तो हमें ज़रूरत है वैल्यू ऑफ y की, तो माइनस को दोनों तरफ कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा y इक्वल्स टू -5, y की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। अब हम a माइनस 1 इक्वल्स टू -3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा a इक्वल टू -1 को इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा -3 + 1 बन जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल्स टू -3 + 1 -2, तो a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब हम 0 इक्वल टू 2c + 2 को सॉल्व करेंगे तो +2 को इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2c इक्वल्स टू, ये +2 है तो ये माइनस बन जाएगा, -2 बन गया। अब ये 2c यानी 2c के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये डिवीजन में जाएगा तो ये बन जाएगा c इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये बन जाएगा c इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो अब हम b - 3 इक्वल टू 2b + 4 को सॉल्व करेंगे तो मैंने बता दिया इधर कि ये b वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे और सिर्फ कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा 2b + 2b बन जाएगा -2b इक्वल्स टू 4 और ये -3 इक्वेशन की इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा +3 बन जाएगा। और यहाँ से b - 2b -b इक्वल टू 4 + 3 7, हमें ज़रूरत है +b की वैल्यू की तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा b इक्वल टू -7। तो देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ ए बी आ गई, बी बी सी बी और एक्स वाई जेड, तो ये हमारे आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर ए बी सी एंड डी। तो ये दोनों ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ये बराबर है, तो अब हमने यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करना है। तो देखिए मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स हमारे पास है a + b, b + 2c, 2c + d और 2a - d, ये बराबर है मैट्रिक्स -1 4 8 0 के। तो दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, यानी हमने कंपेयर करना होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा a + b इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -1 के बराबर और b + 2c बन जाएगा 4 के बराबर, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 और पहले वाले को इक्वेशन 1। तो यहाँ से बन जाएगा 2c + d इक्वल्स टू 8 के बराबर, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 3 और 2a - d हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स टू 0 के बराबर, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमने चारों एलिमेंट्स को कंपेयर की उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के साथ, तो ये इक्वेशंस हमारे पास आ गए। अब देखिए हमने फाइंड करना है ए बी सी और डी की वैल्यूज। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा a + b इक्वल टू -1, यह इक्वेशन 1 है, इससे हमने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 है b + 2c इक्वल्स टू 4 है। देखिए जब भी दो इक्वेशंस को या एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड वाले एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशंस के साइंस चेंज होते हैं। तो ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा, ये +4 है ये -4 बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से ए सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास ए नहीं है, तो ए वैसे की वैसे इधर आ जाएगा। और ये प्लस बी है, जो माइनस बी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बच गया -2c इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1+4 इक्वल टू 5। तो ये ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है, तो ये -5 बन जाएगा। यानी a -2c इक्वल टू -5, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे। 8 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c प्लस डी इक्वल टू 8, और इक्वेशन 4 है 2a माइनस डी इक्वल टू 0। हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, तो ये प्लस डी और माइनस डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बच गया 2c प्लस नीचे बच गया 2a इक्वल टू a प्लस 0 इक्वल्स टू 8। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमारा इक्वेशन 6 बन गया। अब देखिए हमारे पास इनमें से दो इक्वेशंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पर दोनों टर्म्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सी और ए वाले टर्म्स है, और इक्वेशन 5 में भी ए और सी वाले टर्म्स मौजूद है। तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, 8 इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। जब हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन 5 हमारे पास है a माइनस 2c इक्वल्स टू -5, और इक्वेशन 6 है 2c प्लस 2a इक्वल टू 8। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो a वाला टर्म a के साथ ही ऐड हो जाएगा और c वाला c के साथ, तो माइनस प्लस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये a प्लस 2a 3a बन जाएगा इक्वल टू माइनस प्लस -5 माइनस 8 3। तो चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस है तो ये +3 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा a इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इधर आकर ये डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा a इक्वल टू 1, यानी हमारे पास a की वैल्यू +1 आ गई। अब हमने इस वैल्यू को लेकर दूसरे जो वैल्यूज है उनको फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू +1 इन इक्वेशन 1। अब हम a इक्वल टू 1 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल टू -1 है, तो a की जगह ये +1 बनेगा, प्लस b इक्वल टू -1। तो यहाँ से ये बनेगा b इक्वल टू -1, ये +1 भी इधर आकर माइनस बन जाएगा, तो यहाँ से -2, यानी b इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब हम वैल्यू ऑफ b को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू ऑफ c हमारे पास आ जाएगी। पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में b इक्वल टू -2 को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा b की जगह -2 प्लस 2c इक्वल टू 4, 2c इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2c इक्वल टू, ये +2 इस तरफ आ जाएगा तो ये -2 +2 बन जाएगा, 4 + 2 बन गया, तो ये बन गया 2c इक्वल टू 6, c इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो c इज इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, तो अब हमने इस c की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना है, वहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c प्लस डी इक्वल टू 8, तो ये बन जाएगा 2c की जगह 2 प्लस डी इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस डी इक्वल टू 8। तो यहाँ से बन गया डी इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, 8 माइनस 4 बन गया, डी इक्वल टू 4, यानी डी की वैल्यू 4 बन गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, a इज इक्वल टू +1, b इज इक्वल टू -2, c की वैल्यू +2 और d की वैल्यू 4